Murthy, Shubham, Shobhit ji, Umesh ji, and my dear sons and daughters. Even those of you who are not so young maybe, I feel I stand here just like I would stand before my sons and daughters and interact with them, share with them some of my life experiences to make things easier for you, for those of you who wish to lead honest and upright life and a meaningful life. This topic that I have chosen, or I've been allowed to speak to you, is all about social responsibilities, our social responsibilities. Sounds very monotonous though, but let me assure you, I wish to interact with you all from my heart, and I wish that you receive it all in your heart. This is a presentation which was created some 10 years back, and I may lose track of the subject sometimes. I seek your indulgence. And we begin from here. Life and livelihood. Before we begin, I ask you all, how much time do you think you spend, or an average Indian spends, percentage-wise, in his livelihood? Earning his livelihood, how much time an average Indian would spend, percentage-wise? What's your guess? Come on, speak up, please. 50%. 60. 60, 90, 40, 30, 70. Yes, come up. Just shoot. 10%. 30. Yes. Speak aloud, please. 20. 30. 40%. Somebody else? Yes. Any variations? Novesh ji, what would be the average? 50%. Now we start from here. If you allow me, can I talk to you, all of you in Hindi? Is that all right? Any problems? No? Thank you so much. I told you I wish to interact with you from my heart, and I wish to communicate a few things to you in your heart. And for that I require this language, my mother tongue, Hindi. Now I can explain things to you in English as and when you require. Life and livelihood, as I say, एक है आजीविका, एक है जीवन. और आपने अभी इस सदन ने ये तय किया कि अप्रॉक्सीमेटली 50% समय अपनी जिंदगी का आप बिताओगे अपनी आजीविका में. और मैं इसे चैलेंज करता हूं, आप कर ही नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते? एवरेज एज एक इंडियन की आज कितनी है? 67 के आसपास है. कितने समय नौकरी करोगे या काम करोगे आप? अप्रॉक्सीमेटली 35 साल. कोई 40 कर लेगा, एवरेज 35 से अधिक नहीं आएगा. और वहां जो 67 मैंने कहा, भगवान आप सबको 100 साल की जिंदगी दे, लेकिन एवरेज 70 के ऊपर नहीं जाएगा. तो फिर बात आती है कि आधा तो वही बार हो गया. 70 साल की जिंदगी माना और 35 साल आपने बिताया, तो 50% तो बाहर हो गया. और बाकी जो 50% बचा, उसमें से 8 घंटा पर डे 35 साल आप में से कोई नहीं दे पाएगा. बड़ा से बड़ा वर्कहोलिक भी जो होगा, इम्पॉसिबल. और मैं 35 साल इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी यूपी में करने के बाद और आपसे कहता हूं
लगन से करने के बाद 8 घंटे पर डे 35 साल कोई दे नहीं सकता। छुट्टियां पड़ेंगी, बीमारियां पड़ेंगी, और फिर अभी तो एक दिक्कत और है सर्विसेज में, वहां तो दिन में बैठ के दफ्तर में गप्पे लगाते और गिनते हैं वो नौकरी में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, काम की बात कर रहा हूं। 8 घंटे कोई नहीं दे पाएगा। मानो दे दिया किसी एक वर्कहोलिक ने, कर भी लिया तो 24 घंटे के दिन का 1/3 हो गया। 1/6 इज द कैप। एवरेज कैप इज कि आप अपनी जिंदगी का 16-17% अपनी नौकरी में, आजीविका में बिताने वाले हो। और दिक्कत क्या हुई इससे? दिक्कत यह हुई कि अगर आपके पास एक टोकरी हो, उस टोकरी में आपकी जिंदगी पूरी की पूरी समाई हो और आप 16% लगाओ उसमें अपनी एनर्जी का, मानो 100%, तो उस टोकरी के बाहर की आपकी अपनी जिंदगी अनअटेंडेड जाएगी। कहने का मकसद यह है कि अगर आपने आजीविका को जिंदगी मान लिया, किसी ने 90% कहा, यहां तो कम है। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग 100%। अच्छी बात है, और लोग लगाते हैं पूरी अपनी नौकरी को, आजीविका को ऐसे ही जी जाते हैं जैसे कि वो उनकी जिंदगी थी नहीं, हो भी नहीं सकती, होएगी भी नहीं। लेकिन वो 100% मान करके बाकी अपनी ही जिंदगी का सारा 84% जो बाहर था छोड़ देते, और नतीजा कि वो टोकरी के आपकी अपनी जिंदगी का 80, 85, 86% जो आपकी नौकरी से बाहर था वो अनअटेंडेड गया। और जो चीज अनअटेंडेड जाएगी वहां दिक्कत होगी। आप यकीन मानना कि जो इस मानसिकता को लेकर जिएगा कि 90% उसकी जिंदगी का नौकरी है, वो पति, पत्नी, बीवी, बच्चे, माता पिता, यार दोस्त सब सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी होंगे उनके अपनी जिंदगी में। नौकरी पहली चीज है, यही जीना है। पहले जिंदगी के 24, 25, 26, 27 साल निकाले नौकरी पाने में, फिर 35 साल नौकरी की, और उसके बाद पलट पलट के जब मैं वहां था तो मैंने ऐसा किया, और जब मैं वहां था तो मैंने ऐसा किया। सारी जिंदगी अगर आपने समा दी तो दिक्कत, और ये दिक्कत आज अपने देश और समाज में हो रही है। और ये दिक्कत हर उस समाज में होगी जहां रहने और जीने वाले लोग अपनी अपनी आजीविका को, अपनी अपनी जिंदगी का उतना अहम हिस्सा मानेंगे जितना कि वो है नहीं। और कोई भी देश और समाज सिर्फ तब पनपता या बढ़ता है जब उसमें रहने वाले नौजवान अपनी नौकरी या आजीविका को छोड़ के उससे अलग भी अपने कर्तव्यों को कुछ समझते हैं या कुछ उस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। थोड़ी बात ये मेरा बहुत प्रिय टॉपिक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। इतना समय नहीं है कि मैं बहुत लंबी बातें करूं, लेकिन एक आध बातें जरूर करूंगा। महर्षि अरबिंदो, अकेले इनके ऊपर सारे दिन बात की जा सकती है, लेकिन मैं आपसे छोटी इतनी बात पूछता हूं, आप में से किसी को पता है महर्षि अरबिंदो का बचपन का नाम क्या था पूरा? एनीबडी? आपसे ज्यादा एजुकेटेड तुम नहीं मिलने वाले मुझे बात की जीत करने के लिए। नहीं, मैं आपको नीचा दिखाने को नहीं कह रहा हूं, इसमें आपका दोष भी नहीं है। मैं बात यह बताना चाहता हूं कि हम भूल गए इनके बारे में। अरबिंदो घोष का बचपन का नाम था अरबिंदो एक्रॉयड घोष। अब आप सोचो, AKROYD, एक्रॉयड मतलब क्या बनता? शुद्ध बंगाली नाम अरबिंदो घोष, और बीच में आ गया एक्रॉयड। इसलिए आया क्योंकि उनके पिता बहुत एंग्लिसाइज थे, और वो, ज्यादा लंबी बातें क्या करूं, उनकी मां बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी, अच्छी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी। उस परिवार में अरबिंदो घोष के पिताजी ने सिर्फ अंग्रेजियत के नाते अपने बेटे के नाम में एक्रॉयड लगा दिया। सुनने में अच्छा लगेगा। अरबिंदो एक्रॉयड घोष 7 साल के 7 इयर्स की उम्र में, 7 साल की उम्र में उनको उनके पिता ने भेजा इंग्लैंड पढ़ने के लिए, और यह 7 साल का बच्चा 19 साल में ICS में आ गया, इंडियन सिविल सर्विस, जो आज आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने कभी सपना देखा हो, ऑल इंडिया सर्विसेज का। ICS तो आज का IAS, IPS सब कंबाइन कर दो तो भी उस ICS का आधा नहीं बनता। द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री थ्रू द इंडियन सिविल सर्विसेज।
और उसमें आने के बाद 19 साल के इस नौजवान ने या बच्चे ने नौकरी ज्वाइन नहीं की। वो किस्सा अलग है, पढ़ सको तो पढ़ लेना आप, लेकिन इतनी बात बताता हूं आपसे। ही केम बैक टू इंडिया, बड़ौदा कॉलेज में फ्रेंच पढ़ाई और फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद गए और जो अलख जगाई उन्होंने अगले 10-12 साल तक 1890-92 से लेकर के 1902 तक अरविंदो घोष ने ऐसी मानसिकता जगाई कि लगता नहीं है कि इसी मिट्टी में वो लोग पैदा किए जो आज हम नाम भूल गए उनका। अगर ये अपनी जिंदगी जीते, अगर इनकी मानसिकता भी 90% या 70% या 50% ये होती कि हमारी जिंदगी हमारी नौकरी ही है। इंडियन सिविल सर्विस कौन छोड़ता? ये दो तो आप फोटो सामने ही देख रहे हो। मैं आपसे जो बात अगली एक कहना चाहता हूं, एक कांड हुआ था काकोरी कांड, सुना आपने नाम? काकोरी कांड सुना होगा आपने। एक ट्रेन लूटी गई थी लखनऊ के पास और 4 लोगों को उसमें फांसी हुई। आप में से किसी को नाम याद है उन 4 का? प्लीज गेट अप एंड टेल मी। यस प्लीज कम अप। हाँ बताइए। राजेंद्र दाढ़ी, गिव अ बिग हैंड टू हर। ये 3, एक चौथा नाम, ये 4 फेमस 4 आई वुड से। ये नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। ये जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि ये लोग लड़ने झगड़ने वाले नौजवान रहे होंगे, लड़ते झगड़ते अंग्रेजों से भिड़ करके फांसी चढ़ गए। बाद में आप में से किसी को नहीं मिली होगी पढ़ने, नोमेश जी अगर पॉसिबल हो इन्हें राम प्रसाद बिस्मिल की एक ऑटोबायोग्राफी आसानी से मिलेगी नहीं, लेकिन मैं एक कॉपी दे सकता हूं आपको, बाजार में नहीं मिलती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग जिनकी शहादत की वजह से देश आजाद हुआ, जिनकी शहादत के चलते कोई शैलजा कांत यहां आपके सामने ये बात आज कह पाता है और आप सुन पाते हो, हम ये तो सोचें और जानें कि ये क्या सोचते थे, क्या था इनके दिलो जहन में कि ये कुर्बान हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, मैंने आपसे कहा मुझे लगता था कि ये लड़ने झगड़ने वाले मजबूत कदकाठी के लोग रहे होंगे, भीड़ भड़ा करके फांसी चढ़ गए। और आपने सुना होगा वो सरफरोशी की तमन्ना, बोलिए आराम से, डरने की क्या बात है। सरफरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। He is gone. वो बता भी नहीं पाए, हम सुन भी नहीं पाए, हमें याद भी नहीं कि उनके दिल में क्या था। और ये 27 साल के राम प्रसाद बिस्मिल, 30 के, सॉरी, अशफाकुल्ला खान 27 साल के। मेरे पास एक चिट्ठी में लाना भूल गया, पोस्टकार्ड जो उन्होंने अपनी फांसी के 3 दिन पहले अपनी मुंह बोली बहन को लिखा बनारस में। नोमेश जी, व्हाट अ चेस्ट इंग्लिश, वो जो पोस्टकार्ड है वहां लिखते हैं अशफाकुल्ला खान की, आई नो आई एम नॉट गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू लिव इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कंट्रीमैन फॉर एवर। हमें नाम तक नहीं याद रहा उनका, बाकी तो छोड़ दो आप। और वो अशफाकुल्ला खान जिन्हें जब फांसी हुई फैजाबाद जेल में, मैंने वो जाके जगह देखी, चारों जहां फांसी हुई वो जाके माथा टेका, वहां अशफाकुल्ला खान को फांसी हुई फैजाबाद जेल में। अंतिम इच्छा पूछी गई, अंतिम इच्छा वहां लिखी है दीवारों पे, आज भी लिखी होनी थी, हमारे आपके दिलो जहन में रह गई वो जेल की दीवार पे। और अशफाकुल्ला खान क्या कहते हैं? कहते हैं कोई आरज़ू नहीं है, दीवार पे लिखी अब भी, कोई आरज़ू नहीं है आरज़ू तो बस ये, कोई आरज़ू नहीं है आरज़ू तो बस ये, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। आप ताली भी नहीं बजाते।
मेरे लिए थोड़ी, मेरे लिए नहीं, 27 साल के उस नौजवान के लिए जो इस उम्मीद में मरता है कि मरने के बाद उसके कफन में कोई इस देश की एक मुट्ठी मिट्टी रख देगा। और ये कोई फिल्म नहीं है, कोई फिल्म बनेगी भी नहीं, आप यकीन मानना। अशफाकुल्लाह खान की छोटी सी जिंदगी, छोटे से कारनामे, एक फिल्म, फीचर फिल्म भर की तो गुंजाइश नहीं बनती। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी कुर्बानियां। रोशन सिंह फांसी के दिन कसरत कर रहे अपनी जेल में, कुछ बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, सारी आपको मिल जाएगी इतिहास की किताबों में। रोशन सिंह फांसी के दिन कसरत कर रहे, जेलर ने पूछा क्या कर रहे हो? कसरत। क्यों कर रहे हो? क्यों? पता नहीं आज फांसी होने वाली, पता है। फिर मकसद क्या इसका? रोशन सिंह ने कहा मेरा धर्म मुझे बताता है कि मरने के बाद जो कुछ इस जन्म में कमाऊंगा अगले जन्म में साथ लेके आऊंगा, और मैं भी ये शरीर बनाता हूं मजबूत, अगले जन्म में फिर वापस आऊंगा और तुमसे फिर लड़ूंगा। You have the minds, I know, but please have the heart to realize what were the contributions of these people who made us live in a free country, politically free country. और ये बात 22 मार्च को एक चिट्ठी लिखी थी भगत सिंह जी ने बलिदान से पहले। नुमेश जी मिल जाए तो इसकी कॉपी जरूर बंटवाइएगा, नेट पे मिलेगी आराम से, वो लेटर है अभी जो छपा था, जिसमें वो लिखते हैं कि इस देश और मानवता के लिए अगर कुछ कर सकता, इस देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिलो दिमाग में थी उसका 1000वां हिस्सा पूरा नहीं कर सका। अगर जिंदा होता आजादी तक तो वो सपने पूरा करता। 16.5 साल पहले आजादी के चले गए। मैं आपसे पूछता हूं, इनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? इतने धीमे बोलते हो आप, इतने धीमे से बोलोगे तो फिर जिम्मेदारी ये निभेगी कैसे? फिर पूछता हूं आपसे, ये जिम्मेदारी किसकी है? थोड़ी कमी आई आवाज अभी। अभी एक बार और पूछूंगा। मैं बड़ी उम्मीदें लेके आपके बीच में आया, और मेरी उम्मीद यह है कि आपके बीच में होंगे तो कई, किसी एक का दिल इतना कुरेद सकूं कि वो महसूस कर सके उन लोगों का दर्द जिनकी जिंदगी गई तो हम और आप आजादी में सांस लेते हैं। ये दर्द नहीं महसूस करेंगे, यकीन मानना। अपने पूर्वजों का बलिदान जो देश और समाज याद नहीं रखता वो डूब जाता है, और हम डूब रहे हैं। और तमाम वजहें होंगी, एक वजह यह भी है कि हम उन कुर्बानियों को याद नहीं रख पाए। ये उम्र लिखी है सामने, जिस रोज ये शहीद हुए। चंद्रशेखर आजाद 25 साल, भगत सिंह 24, राजगुरु 23, सुखदेव 24, बिस्मिल 30, लाड़ी 35, रोशन सिंह 35, अशफाकुल्लाह 27, खुदीराम बोस 19। ये फांसी चढ़ने की उम्र थी, 19 साल। और खुदीराम बोस की मां गई उनके पास मिलने 3 दिन पहले उनके फांसी लगने के, रोने लग गई। और खुदीराम बोस ने कहा, ए बार विदाई दाओ मां घूरे आशी, इस बार जाने दो मां फिर आऊंगा। आए तो होंगे, कहां जाएंगे? और मैं आपसे फिर पूछता हूं, ये खुदीराम बोस और ये तमाम, कुछ नाम लाया हूं, पूरे नाम हम गिनने बैठेंगे तो फिर महीनों लग जाएंगे गिनने में। उन लोगों के इतिहास की किताबें भी पूरे नाम दर्ज नहीं कर पाई उन लोगों के जो कुर्बान हुए, मरे, सिर्फ इसलिए ये देश आजाद होगा। और आजाद देश में आजाद लोगों के सपने होंगे, और उनके सपने और हमारे सपने एक होंगे, और हम और आप और वो, उनके सपने मिल करके आगे आने वाले जनरेशन्स में हम अपने देश को ऐसा बना सकेंगे जैसा होना चाहिए। ये एक बार फिर दोबारा अगर आप मौका दें, मैं आपसे पूछता हूं, इन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? थोड़ी आवाज आई आपकी। कुछ लोग जो नहीं हिले उन्हें भी देख पा रहा हूं, जो अभी पता नहीं क्यों शर्मसार से बैठे हैं। अभी पता एक दिक्कत है
कि हमारे अपने समाज में, और आप सब सारे देश 23 जगहों से आए हुए लोग हो ना, 23 स्टेट से, आप सबसे कहता हूं, अभी दिक्कत यह है कि वो काम जो चौराहे पे नहीं होना चाहिए उसे करते शर्म नहीं आती। तमाम मैंने देखा चौराहे में बियर की बोतल मुंह में लगा करके, लखनऊ के एसएसपी लखनऊ था, चौराहे पे बैठ के दुकान पे बियर की बोतल लगा के शराब पीते और लड़कियों को छेड़ते। शर्म नहीं आती उसमें। और आप अगर शर्माओगे इनके सपनों को अपने जहन में उतारने से, कैसे काम चलेगा? अभी जो आजादी मिली है, अगर आप एक बार ध्यान से सोचोगे तो आपकी समझ में आएगा, ऐसा लगता है इसे आजादी मिल गई दुराचार की, अनाचार की, भ्रष्टाचार की, कुछ भी कर गुजरने की। यह मकसद तो नहीं था आजादी का। पॉलिटिकल फ्रीडम अच्छी चीज थी और है, लेकिन अगर वो आप समझते हो कि हमको और आपको मिल करके उन सपनों को पूरा करना था, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हमें फिर कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी। एक जिम्मेदारी हमारी है पहली, अपने शरीर के लिए। यह मैं अंडरलाइन करूंगा। आप में से जो लोग अभी बिना कुछ कसरत किए और नशे की और थोड़ा भी जा रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ध्यान देना, जिंदगी में कुछ बड़ा काम ना होगा फिर। अभी ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आई एम नॉट इंडिकेटिंग यू, लेकिन अगर नशा करने वाला देश और समाज है नौजवानों का, नवयुवतियों का, तो बड़ा काम नहीं होना उससे। आपको सारे नशों से ऊपर उठना होगा और थोड़ा व्यायाम, थोड़ी कसरत विद द गर्ल्स पर्टिकुलरली मैं ये कह रहा हूं कि 30-35 मिनट का वॉक भी अगर आप नहीं करोगे अभी से, तो ये शरीर कब आपको ढीला छोड़ देगा पता भी नहीं चलेगा। It is important that you maintain a healthy body and a healthy mind. And what is a healthy mind, please? Can you suggest? What is a healthy mind? What is a healthy mind? And what is progressive? Progressive thoughts. Good one. But what is? Motivated. Well, a dacoit could be motivated for his dacoities. A dacoit could be motivated to commit dacoities. Calm and who is this? You are very near. दो चीजें हैं जो हमारे माइंड को पल्यूट करती हैं, अगर आप याद सको तो याद रखना, क्योंकि अभी हम यही नहीं जानते कि ये हेल्दी माइंड क्या होता है। हेल्दी माइंड वो है इसमें राग नहीं है और द्वेष नहीं है। ये दो शब्द जानते हैं आप। एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं है और एनिमोसिटी नहीं है। जिस समय आप किसी के लिए इतना प्रेम में भर जाओ कि आपको उसका दोष दिखाई न दे, माइंड पल्यूट हो गया। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ माई ग्रैंडसन। अगर ग्रैंडसन मेरा बगल में बच्चे की फुटबॉल छीन के लाता है और उसे मारता है और मुझे लगता है यार कोई बात नहीं, प्यारा बच्चा है, नहीं, मेरा माइंड पल्यूट हो गया उसकी मोहब्बत में। राग और द्वेष को इतना खराब लगे, आप सब नौकरियां काम धाम करोगे और मैं चाहता हूं कि बढ़िया करो, ख्याल रखना किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छाई दिखाई न दे। द्वेष, कोई हम सब ग्रे हैं, कोई न व्हाइट है न ब्लैक है। किसी को इतना व्हाइट मत मान लेना कि उसका ब्लैक दिखाई न पड़े, और किसी को इतना ब्लैक मत मान लेना कि उसकी अच्छाइयां दिखाई न पड़े, क्योंकि फिर आप मेरिट पे जज नहीं कर पाओगे, फिर आप प्रेजुडिस्ड हो गए। A prejudiced mind is polluted. Absolutely। और आप नौकरियों में, काम में ख्याल करना इसका, जब तक आप बिल्कुल अनप्रेजुडिस्ड हो तब तक ही आपका माइंड आपको सही बातें बताएगा, वरना इसमें कचरा भरने में देर नहीं लगती। We have our obligations to बिगड़ गया, सॉरी। थैंक यू। हमारा ऑब्लिगेशन है अपनी लाइवलीहुड के लिए, कुछ ऑब्लिगेशंस मैंने कहा बॉडी के लिए, माइंड के लिए, लाइफ जो करो ईमानदारी से करना, किसी के लिए करो। बेईमान आदमी से, बेईमान व्यक्ति से बात क्या करनी, इसे रुपया पैसा कमाना है किसी हिकमत तिक्कड़म से, मैं कम से कम उससे संवाद करने नहीं आया। वो ही कैन स्लीप और प्रोबेबली इग्नोर मी।
लाइवलीहुड का मतलब आप ईमानदारी का काम करो। और ये जो नीचे लिखा है ना, टेस्ट ऑफ कॉन्शियंस, आप बाजार में जाते हो, बाजार बोली लगाता है आपकी किस बात की? बढ़िया आपकी बॉडी, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल कैलिबर जो आपने अक्वायर किया, इसी की तो कीमत लगती है ना। एक आईआईटी का टॉपर है, वो ज्यादा पैसा पा जाता है, दूसरा कंपैरेटिवली मेंटल कैलिबर थोड़ा कम रह गया, वो कम पैसा पाता है। ये बाजार बोली लगाता है आपकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल कैलिबर जो आपने एक्वायर किया है उसका। जहां बढ़िया बोली लगे आप बिक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरी तीसरी चीज है जो आपके पास है, वो है आपकी कॉन्शियंस। उसे न बेच देना, उसे मत गिरवी रख देना। ये तीसरी चीज ऐसी है, कॉन्शियंस, ज़मीर, जो बिकने की चीज नहीं है। आप कहीं रहो, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, इसका ख्याल रखना। ये तीसरी चीज अगर आपके पास रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा हर वक्त क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। और फिर जो करने लायक हो करते चलना, जो न करने लायक हो मत करना। इतने से जिंदगी आपकी और आपके आसपास के माहौल में औरों की अच्छी बीत जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हमारे ऑब्लिगेशंस हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। बहुत जरूरी बात है कि खास तौर से अभी अपने देश में जो लड़के, आदमी, उन्हें लगता है कि वो नौकरी करेंगे और वाइफ नौकरी भी करेगी, घर भी देखेगी, सारा काम करेगी। हम बन तो गए बहुत अंग्रेज, विदेशी एक मूल्य तो ले आए, काम दोनों करेंगे, लेकिन हिस्सेदारी नहीं करेंगे। और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं अभी नई जनरेशन में ये बात देख पा रहा हूं। या तो फिर आप वही पुराने बन जाओ, पुरातन पंथी की, आप काम करोगे और पैसा कमाओगे और बीवी घर बैठेगी। और अगर वो काम भी करेगी तो फिर काम के साथ घर में भी हिस्सेदारी उसकी आपको निभानी पड़ेगी। नहीं निभाओगे तो लंबी कीमत दोगे, आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं आपको सोच समझ के बात कहता हूं। हमारे ऑब्लिगेशंस फैमिली के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, जो वो ऑब्लिगेशंस नहीं निभा सकता, वो देश और समाज के ऑब्लिगेशंस क्या निभाएगा? सारे ऑब्लिगेशंस आपको निभाने आने चाहिए, ठीक से, ईमानदारी से। दोस्ती गजब की चीज है, ये सारे रिश्तों का कोर। माता पिता भी सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे। और दोस्ती, मैं फेसबुक फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन वहीं रुक के टिक के मत जीना जिंदगी। अगर दोस्ती करनी है तो निभाना। हमारे ऑब्लिगेशन सोसाइटी, नेशन और इस संसार के लिए, अंडरलाइन नहीं करूंगा इससे ज्यादा, आप सब समझते हो। एनवायरनमेंट, 5 तत्व जिनसे हम बने, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, छठा कोई है नहीं। 5.5 में सब साफ हो जाएगा। 4.5 कुछ नहीं बचना। लखनऊ में आई वॉज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस देन। कुछ लोगों ने ग्रुप बना के हमने मेंटली चैलेंज लोगों को सड़क से उठा के इलाज करवाया, उनके घर पहुंचाने का काम किया। 153 लोग ऐसे उठे, करीब 107-8 घरों को पहुंच पाए। मैं बात आपसे यूं इसलिए कह रहा हूं कि वो सारे जो बाकी इनाम पुरस्कार हैं, सरकार की तरफ से मिलने वाले तमगे, वो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट नहीं दे पाए। और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप खाली अपनी नौकरी में जियोगे या अपनी जिंदगी जियोगे। मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूं, हमने वहां पागलों के इलाज कराने में जो 153 लोग उठाए सड़कों से, एक चेहरा दिखाता हूं आपको, मोमिन, जिस रोज उठाया गया ऐसा 2 साल हमारे साथ रहा, ठीक हुआ और बाद में अपने घर पहुंचा। और ये उनके फादर मोमिन जब पागल होके घर से निकल गए तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ये बच्चा हुआ उसके घर छोड़ने के 4-5 महीने बाद। बच्चे ने अपने बाप को नहीं देखा और वो अपने बाबा से पूछता था कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, तो वो ये कहता था मैं ये भी नहीं बता पाता था कि ये जिंदा है कि मर गया। और जब ये बाद में इनके वालिद लेने आए, मुझे याद है लखनऊ में, महानगर में, मेरे सरकारी मकान के बाहर चौखट पे आकर के ऐसे माथा टेका उन्होंने कि आवाज हुई। और जब मैंने उठाया उन्हें, ये क्या करते हो आप? ग्रेटिट्यूड पर्सोनिफाइड अगर जिंदगी में देखा मैंने तो उस रोज, इसको कहते हैं कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति कोई व्यक्ति कैसे बन सकता है। वो बेटा जो 7-8 साल पहले खो गया था, जिस बेटे के बेटे को ये बुढ़ा आदमी पाल रहा था और वो पागल हो गया तो उसे पता भी नहीं था, वो अचानक जब उसे वापस मिला
ये रोता हुआ, कांपती हुई आंखें थरथराते हुए, होठ और पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक, जिसको कहते हैं कृतज्ञता बना हुआ। और ही वुड जस्ट से वन थिंग, वो खाली सिर्फ इतनी बात बोलता था, और फरिश्ते कैसे होंगे। मैं बात आपसे सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक की अपनी जिंदगी में किसी को इतना कृतज्ञ नहीं किया कि वो रो दे आपके दी हुई राहत से। एक्चुअली ये 2 हाथ जो ऊपर वाले ने दिए हैं ना, ये पैसा कमाने को नहीं दिए, कमा लो ठीक है, ये 2 हाथ ऊपर वाले ने दिए कि आप औरों को राहत दे सको। और अगर आप नहीं दे सकते हो वो राहत, यकीन मानो जिंदगी बेकार जाएगी, फालतू में जाएगी। फिर ये राहत देने की बात जो मैं आपसे कहता हूं, 2 किस्म के आंसू आंखों में आते हैं। एक आंसू होते हुए आप किसी को दुख और परेशान देते हो तो वो रोता है। दूसरा वो जब आप किसी को इतनी राहत दे दो जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो रोता है, कृतज्ञता के आंसू। आप सब मेरे बेटियों और बेटों जो आप यहां बैठे हो, अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आज तक कृतज्ञता के आंसू नहीं आए, यकीन मानो आपने जिंदगी खामखा जी है, और बाकी जिंदगी भी खामखा मत जी जाना। और मेहनत पड़ती है, एक किसी के आंख में कृतज्ञता के आंसू लाने में हो सकता है आपको हजारों घंटे लगाने पड़े, तब वो मौका सामने आएगा। अगर आप ये बात याद रख सको, और अगर आप अपने इन दोनों हाथों को राहत बांटने का सिलसिला जोड़ सको इसके साथ, मेरा यहां आना सार्थक होगा आपके बीच में। मैं बहुत समय और नहीं लेना चाहता हूं, इतनी बात कहूंगा, इतने काम फैले हैं हमारे समाज में जो हम और आप कर सकते हैं। छोटे छोटे घरों में, मुझे याद है अपना बचपन, घर घर में चिड़ियों को दाने पड़ते थे। आज पता नहीं कहां चले गए वो हाथ, और कहां खो गई वो छोटी छोटी चिड़ियां जो घर घर के आंगन में दाने मिलते थे, जिन्हें और पीने का पानी रखा जाता था। मेरी बूढ़ी दादी, मेरे बाबा सुबह सुबह मैदान में निकल के चींटियों को आटा डालते थे, वो सब हाथ गायब हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर लो, लेकिन अगर आप अपने आसपास रहने वाले बाकी जीवों को थोड़ी छोटी छोटी राहत भी नहीं दे सकते, पेड़ों को पानी की राहत, चींटियों को आटे की राहत, चिड़ियों को दाने की राहत, सड़क पे कहीं टूटे फूटे कार की टक्कर से पड़े हुए कुत्ते और गायों को राहत से मर जाने की राहत, यकीन मानो फिर ये बड़ी अच्छी जिंदगी जी करके भी अंत में कुछ न बचेगा। और मैं 35 साल इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी करके आज बाप की हैसियत से आपसे ये बात शेयर करता हूं। जिंदगी जीने का सलीका है औरों को राहत देना। कैसे, कब, कहां, ये आप तय करोगे। मैं एक छोटी कहानी आपको सुनाऊंगा। अभी तक ऐसी सी बातें कि मुझे लग रहा है आप में से बहुत से लोग बोझिल हो गए होंगे। एक पुराने गुरुकुल की चर्चा करूंगा। गुरुकुल तो आप जानते हो ना, ओल्ड स्कूल, 1 टीचर 3 डिसाइपल्स, दैट्स ऑल। यह जमाना नहीं था कि बड़े बड़े कैंपस और 10,000 बच्चे। गुरु के पास शिष्य जाते थे पढ़ने सीखने जिंदगी का सलीका। ऐसे किसी एक गुरुकुल में एक अध्यापक, एक टीचर और 3 डिसाइपल्स रहते थे। 25 साल तक पढ़ाया गुरु ने, और उसके बाद एक रोज कहा कि अब तुम तीनों जा सकते हो, पढ़ लिख लिया तुमने, जो सीखना था सीख लिया, ख्याल करना एक अभी टेस्ट बाकी है। और शाम को चलता कर दिया। उन बच्चों ने कहा कि शाम हो रही है, जंगल से बाहर निकलते निकलते रात हो जाएगी, सुबह चले जाएंगे। नहीं नहीं, अभी जाओ। शाम को चला दिया। वहां से निकले 3 के तीनों थोड़े उदास, और एक रिव्यूलेट, छोटी सी नदी, उसके ऊपर छोटा सा पुल, उसे पार करने के लिए जब पहुंचे तो देखा कि उस पर जैसे किसी ने कांटे सजा दिए, वो ढेर सारे। उनमें से एक जो शरीर से मजबूत था पीछे गया, कूद के कांटों के टुकड़े को पार गया। दूसरा जो बुद्धिमान था नीचे उतर गया और एक पत्थर से दूसरे पत्थर पैर रख करके उस पार गया। आज भी जिंदगी जीने का सलीका हम में से अधिकतर ऐसे ही ढूंढते हैं, ताकत से शरीर की, और या फिर बुद्धि से। तीसरा बैठ गया, और बैठ करके वो वहां पे कांटे चुनने लग गया। बाकी दोनों उस पार से कहा कि निकल लो, रात होने वाली है, ऐसा जंगल, ऐसे जानवर, ये फालतू में समय मत नष्ट करो।
उस तीसरे ने कहा रात होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि ये कांटे उठा दिए जाएं, आदमी छोड़ो, कोई जानवर गुजर गया लहू लुहान हो जाएगा, कौन निकालेगा उसके पैर के कांटे। उन दोनों ने कहा ये बेवकूफी तुम्हें मुबारक, और बढ़ लिए आगे, और गुरु प्रकट हो गए पास की झाड़ी से और कहा वापस चलो, तुम दोनों फेल हो गए। सारी विद्वत्ता के बावजूद तुम इस लायक नहीं हो कि शहरी सभ्यता में जाकर के सांस ले सको। और मैं आप सबके आगे, आपके अंदर एक चैलेंज आज थ्रो करता हूं। आप सोच लेना कि आप शहरी सभ्यता में सांस लेने लायक हो या नहीं। मैं नहीं तय कर पाऊंगा। जो गुरु ने अंतिम बात कही बड़े काम की, उन्होंने कहा जो आज दूसरों के रास्ते से कांटे नहीं हटाता, वो कल दूसरों के रास्ते में कांटे डालना सीख ही जाता है। और त्रासदी ये है मेरे अपनों कि हमारा अपना देश और समाज उन कांटों से भर गया है जो हमने और आपने अपनी अपनी राह सुगम करने के लिए औरों की राह में बिखेर दिए। इतना कंपटीशन हर जगह, इतना कंपटीशन। 3 साल के बच्चे को सिखाते हो कंपटीशन, 5 साल 6 साल का बच्चा कंपटीशन। कहां जाएंगे हम ऐसे। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने आप को तौल लेना। अगर आप खाली दिल से, खाली दिमाग से जिंदगी जी रहे हो सकता है दुनिया के मापदंड से आप बड़ी अच्छी जिंदगी जी लो। अगर दिल से जीना नहीं सीखा तो जिंदगी जाएगी बेकार। याद रखो तो रखना। एक बात और, हाउ मच टाइम डू आई हैव आई ओवरस्टेप्ड? ऑलराइट, 10 minutes. देन वन मोर शॉर्ट स्टोरी। ये कहानी मैं संक्षेप में सुनाता हूं आपको। 2 कहानियां सुनाता हूं, बात खत्म। और एक कहानी तो यह है कि मानसरोवर के एक हंसों का जोड़ा एक बार उड़ते उड़ते आया रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में जाकर के न कुछ खाने को, न कोई पेड़, न पानी, बेहाल हो गए वो। और वहां पे उन्होंने सोचा कि रात एक पेड़ जो था उस पर बिता करके सुबह निकल चलेंगे। खाली उल्लुओं की आवाज आती थी आसपास से, और पास में एक छोटा सा गांव। हंसनी ने रात को हंस से पूछा पेड़ पे कि ये इलाका इतना उजड़ा हुआ क्यों है। और हंस ने कहा ये इलाका इसलिए उजड़ा हुआ है क्योंकि यहां उल्लू बसते हैं, उल्लू बसते हैं। सुबह हुई, वो दोनों उड़ने को हुए तो ऊपर से एक उल्लू जिसने ये बात सुन ली थी शोर मचाया। उसने कहा कि ये हंस मेरी हंसनी को कहां ले जाता है, ये तो मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है। सारे उल्लू जुट गए और सबने कहा बिल्कुल सच बात है, ये हंसनी तो इसी उल्लू की पत्नी है। हमने तो शादी भी अटेंड की थी, दावत भी खाई थी, इनविटेशन कार्ड भी छपा था, ये तो हमारी वाइफ इसी की है। वो हंस बेहाल अकेला। ये सांकेतिक कहानी है और आपको जिंदगी में पग पग पे देखने को मिलेगी। जब आप हंस की तरह बैठोगे, उल्लू आपके पास शोर मचा करके अन्याय करेंगे। उन उल्लुओं ने शोर मचाया और कहा कि हमने ये शादी देखी थी, ये इसी हंसनी इसी की वाइफ है। उस हंस ने कहा कोई है नहीं आसपास आदमी। पास के गांव से आदमी बुलाए गए, पूरे सब तमाशबीन आ गए। पंच बैठे, पंच जानते हो आप ना, 5 लोग बैठ के निर्णय करेंगे। उन पंचों ने बैठ के निर्णय किया और आपस में तय किया कि रहना तो हमें है उल्लुओं के साथ, ऐसा कुछ हम न कर दें कि ये बेहाल कर दें। और उन्होंने लौट के निर्णय सुनाया और कहा कि सारी ये सब मुकदमा देखने के बाद हम इस बात पे पहुंचे हैं कि ये हंसनी इस उल्लू की वाइफ है। हंस बेहाल, मुकदमा खत्म। ताली बजाते हुए लोग अपने अपने घरों को, उल्लू अपने उड़ लिए। वो बचा वहां पे वो हंस, हंसनी और वो उल्लू जिसने क्लेम किया था ये हंसनी उसकी वाइफ है। और अब उस उल्लू ने हंस से कहा रुक जाओ, अभी जाओ मत, तुम्हारी ये पत्नी तुम्हें वापस करता हूं। एक सीख लेते जाओ मुझसे। क्या सीख? हंस ने पूछा। खुश हो गया अब वो। मेरा सीख ये है कि ये इलाका इसलिए नहीं उजड़ा है कि यहां उल्लू बसते हैं, ये इलाका इसलिए उजड़ा है क्योंकि यहां रहने वाले पंच उल्लुओं के पक्ष में गलत निर्णय सुनाते हैं। ये बात मैं आपसे बहुत इमोशंस के साथ कहता हूं। वो पंच आपके अंदर विराजता है। एक्चुअली जो ये 5 तत्व हैं और 5 आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये पंच आपके अंदर बैठता है। अगर आप उल्लुओं के मतलब गलत निर्णय सुनाते चलोगे तो जिंदगी आपकी भी तबाह होगी और आपके पास औरों की भी।
ये जरूरी है कि आप सच और गलत का निर्णय अपने विवेक के हिसाब से करो और सच की राह चलो। आसान नहीं है ये राह, मैं जानता हूं। और किसी एक ने अगर आप में से बैठे भी ये सोचा हो कि मैं इस राह चलूंगा, उसके लिए अंतिम 2 लाइन की कहानी मेरी बड़ी फेवरेट है। ये कहानी मैंने अंत में वीआरएस लिया था, नौकरी छोड़ी थी, छूटी नहीं फिर भी। और आईपीएस के ब्लॉग में मेरे तमाम 2,500-3 हजार ऑल इंडिया सर्विसेज के दोस्तों में बहुतों ने पूछा, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, इससे होगा क्या, तुम्हें क्या लगता है सब ठीक हो गया है? नहीं, ठीक तो नहीं हुआ। फिर जंगल में आग लगी, आसमानी आग जैसी सांकेतिक कहानी है, जैसी आग आज अपने देश में लगी हुई है, समाज में, शायद संसार में लगी हुई है। और इस आसमानी आग की लपट से बादल जले, बाकियों की बात क्या। इस आग की लपट से झुलस के जो पशु पक्षी भस्म हुए या भाग चले, एक चिड़िया, छोटी चिड़िया, पास की नदी से थोड़ा पानी अपने पंख पे, थोड़ा पानी अपनी चोंच पे ला करके उस आग को बुझाने की कोशिश करती थी। और वहां एक कौवा, ये सयाना कौवा, इनसे बड़ी दिक्कत है, इन्हें कोई अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। आप यकीन मानो यहां भी एक आध बैठे होंगे ये सयाने कौवे, जो अभी बेहाल हो गए होंगे। 1-2 को पहचान भी पा रहा हूं मैं यहां से, यकीन पहचान भी पा रहा हूं। उन 2 को अभी बात अच्छी नहीं लग रही है। उस सयाने कौवे ने चिड़िया से कहा, क्यों बेवकूफ चिड़िया, तुझे क्या लगता है तेरी इस बेवकूफी से, तेरे पंख और तेरे चोंच के पानी से ये आग बुझने वाली है, ये आग? और चिड़िया ने कहा, मुझे पता है ये आग ऐसे नहीं बुझेगी। फिर क्यों बेवकूफी करती हो, बैठो किनारे, देखो तमाशा। और चिड़िया ने कहा, ये मैं करती हूं 2 वजह से। 2 कारण हैं इस आग को बुझाने की कोशिश। कारण नंबर 1, मैं ये साबित करना चाहती हूं कि मैं इस आग को लगाने वालों में से नहीं हूं। इसको बुझाने की मेरी कोशिश ये साबित करती है कि ये आग मैंने नहीं लगाई। और नंबर 2, एक उद्घोष और एक संतोष इस बात का, मैंने कोशिश की थी। विजन इंडिया फाउंडेशन, अगर आप सब इस देश को बनाने के लिए, इस समाज को बनाने के लिए कोशिश करने को भी नहीं तैयार हो, तो यहां बैठे क्यों? खामखाई कोई मतलब नहीं बनता। और मुझे पता है कि आप सब नहीं लगोगे इसमें, लेकिन मैं उस एक का आह्वान करने आया हूं, अपने बेटे या बेटी का, जिसे मैं पहचानता नहीं, लेकिन जिसके लिए ये बातें पहचानी होंगी। वन इज इनफ। ये आग जिसके दिल में जलती रहे और आग ये आगे बढ़ती रहे, तब तो कोई उम्मीद होगी, और वरना समय बीत जाएगा। और मैं आपसे एक अंतिम बार पूछता हूं, कोशिश करेंगे आप? धीमे से कोशिश करेंगे आप? एक बार जब बोलो ना जोर से, कोशिश करोगे आप? थैंक्स अ लॉट। आपकी ये हाँ, आपकी दिस हैज मेड माई डे, अ वीक में बी, हु नोज अ मंथ। क्योंकि अगर आप में से किसी ने एक ने भी ईमानदार कोशिश की तो उम्मीद होगी, तभी उम्मीद होगी। ये विजन इंडिया फाउंडेशन और ऐसे तमाम, मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उमेश जी को जानता हूं, बहुत से अच्छे लोग जो लगे हुए हैं और चाहते हैं कि अपने देश और समाज में रहने वाले, खाली आदमियों की नहीं, तकदीर खाली आदमियों की बदलने चलोगे कुछ नहीं बदलेगा। तकदीर बदलनी चाहिए सबकी, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, मिट्टी की, धूप, पानी, हवा, आकाश। जब तक ये सब हकदार नहीं होंगे हमारी कोशिश के, तब तक काम नहीं चलेगा। आपने इतनी देर तक मेरी ये बात सुनी, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स अ लॉट। मे गॉड ब्लेस यू। Sir, in your long and illustrious career, there might have been many instances where someone more powerful than you could have or would have tempted you to do something wrong to get some of their motives fulfilled. How did you sidestep these temptations without derailing your career? What's your good name? What's your good name? Upasika. 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 Upasika, it's very simple. It's very simple, I would say.
You go to the market, try and buy some vegetables, maybe a couple of radish, something. You pay a price for that. Nothing comes free. Actually, nothing comes free. If you wish to lead a good life, honest, upright life, then at times you shall have to pay the price. Price what? In terms of transfers and removals. In government sector, transfers. There was a time, yes, you are right to indicate, 2 years, 27 months to be precise, I had 6 transfers. And I remember my elder daughter clinging to me. I was SSP Lucknow. She clung to me when she was transferred out. She had gotten into a good school. She clung to me, Papa, मैं 6th कैसे पास करूंगी? तीसरा स्कूल हो गया एक साल में. Well, that's a price. She's happily married, stays in Singapore, loves me, I love her too. That time is gone. And I would say that she is transformed into a good individual with values. तो जो हमने वहाँ कीमत अदा की थोड़ी बहुत, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ वापस आती है. आप सुन क्यों रहे हो मेरी बात? इतने तो है, नहीं बुलाएंगे आप यहाँ. अगर मुझे बुला के नोमेश जी आपसे इंटरेक्ट करवा ले हैं, कोई तो वजह होगी ना. तो ये सारी की सारे जो पैकेज है जिंदगी का, उसको टुकड़ों टुकड़ों में मत देखो. टुकड़ों टुकड़ों में जिंदगी जियोगी तो बिखर जाएगी. यह है पैकेज. जब आप पूरा पैकेज जियोगे और उसमें अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखोगे तो कभी कभी आपको कीमतें देनी होंगी, कभी ज्यादा कभी कम दे देना. यकीन मानना वो कीमत इतनी नहीं होगी कि आपकी जिंदगी खराब कर दे या बिगाड़ दे या आप बाद में पछताओ. उस समय हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए. तबादले थोड़ा बहुत और कुछ दाहिने बाएं करना कर लो, लेकिन जो मुझे इंटैक्ट मेरी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सही है वो करूंगा. आराम से बीतेगी जिंदगी, कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली. Sir, again, a forward from Upasika's question. In your career, and you spoke about conscience, have there been any instances where you've had to choose between being right and being kind? What was the instance, and if you could give us one, and what was the process of coming to your decision? Plenty of them actually. And I don't see any way that one could be unkind and also right. It's absolutely imperative to be kind. Everything which is right must flow from kindness. And in a career of police department, yes, plenty of times it happened. Where I remember resistant की रास्ते में जुआ खेल रहे थे लोग. I was SP रूरल अलीगढ़, पकड़ लिया. अब वो नई उम्र की बात थी, आज तो कोई मानता सुनता भी नहीं है. सड़क पे जुआ खेल रहे हो, पकड़ के उठा के ले जाने लग गए. और उसमें एक आदमी था जो कि शायद बहुत अच्छा नहीं था हमारी नज़र में. उसकी छोटी बच्ची 6-7 साल की रोती चिल्लाती पीछे पीछे भागी जब वो जीप में बैठाया गया पुलिस की. मैंने पूछा ये बच्ची क्यों चिल्ला रही है? तो पता चला कि उसकी माँ मर गई थी. ये अभागा आदमी जुआ खेलता था और गलत काम करता था, बच्ची को नहीं देखता था. और वो चिल्लाती हुई बच्ची, मुझे अपनी बच्ची याद आई उसकी रोने में. काफी लोग पकड़े गए थे और काफी मामला हो गया था उसमें खुलेआम. और मैंने फिर कहा इसे छोड़ दो, लेट हिम गो. वो मेरे साथ वाले का सही, अखबार वाले सब देखो कल फोटो छापेंगे, इसकी शोर मचाएंगे कि आपने पुलिस वाले ने पकड़ा और फिर छोड़ दिया. मैंने छोड़ दिया, उसे भी छोड़ा, साथ वालों को भी छोड़ दिया, जाओ. बाद में बुलाया उसे, कोशिश की समझाने की कि तुम फंस गए थे, मत करो वगैरह वगैरह. छोटा इंसिडेंट मैंने आपको दिया, बड़ा दूंगा तो थोड़े लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे. लेकिन ये फैक्ट है, जिंदगी जीने का सलीका अगर है, वो सही और गलत तय करना है तो दिल से तय करना, दिल से तौलना, कभी गलती नहीं होगी. चाहे मामला मुद्दा छोटा हो या बड़ा हो. जब आप अनकाइंड हो रहे हो, आप गलत भी हो रहे होगे, चाहे लीगली सही हो, चाहे रूल्स के हिसाब से सही हो,
लेकिन दरअसल जो सब नाम क्या बिटिया तुम्हारा? रूपल। रूपल, एक बात बताऊं, दो किस्म के नियम कानून चलते हैं इस दुनिया में। एक कानून जिसे मैं कहता हूं ऊपर वाले का कानून, नेचर के लॉज, वो भी तो चलते हैं ना। पानी गीला करता है और डुबा भी देता है, आग गर्म करती है और जला भी देती है, नेचर के लॉज हैं। ये जो नेचर के लॉज है ये सुप्रीम हैं, काइंडनेस उसमें आती है। काइंडनेस तो आप देखो ना, इतनी हवा, इतनी हमको सब दुनिया भर की चीजें मिली मुफ्त में ये कायनात में जीने के लिए। गॉड, इफ यू बिलीव इन हिम, सो काइंड। सो काइंडनेस तो प्राइमरी लॉ है उसका। ये मैन मेड लॉज जो है कोई खास अहमियत नहीं रखते, अक्सर ये दिक्कतें देते हैं। ठीक है, हमें इस संसार में सुव्यवस्था लानी है तो इन कानूनों का पालन भी करना चाहिए, कराना भी चाहिए, अप टू अ लिमिट। जहां वो क्लैश करता हो उसके लॉज के साथ, आई पर्सनली वुड फील दैट लॉ इज टू बी अबाइडेड बाय, दिस वन कैन बी इग्नोर्ड। थैंक यू सो मच। नमस्ते। सर, हमारा प्रश्न ये है कि अधिकांशतः एक ओजस्वी से ओजस्वी व्यक्ति के जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब वह क्षीण पड़ने लगता है और कई हताशाएं और निराशाएं उसके जीवन में आने लगती हैं। यदि ऐसा आपके साथ भी, क्योंकि जैसा कि मैं कह रही हूँ कि ओजस्वी से ओजस्वी व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं, तो आपके जीवन में यदि ऐसे क्षण आए तो वह कौन सी चीज़ थी जिसने आपको हमेशा अभिप्रेरित रखा और कभी हारने नहीं दिया, और यदि आप थके भी रुके भी तो आपको दोबारा से शुरुआत करने के लिए अभिप्रेरित किया? नाम बिटिया? अंजू। अंजू, आप जो कह रही हो मेरा जवाब मेरे लिए होगा, मैं अपना जवाब ईमानदारी से दूंगा। मुझे एक गुरु मिले और उनके नाते मेरी भगवान में आस्था थी और है, वैसे भी थी लेकिन वो प्रगाढ़ हो गई। और इसलिए जो ये हताशा और निराशा के क्षण जीवन में आएंगे ही, झूठ होगा अगर कोई कहे कि आए ही नहीं, आएंगे ही। और कभी छोटी हताशा आपको तोड़ देती है, कभी एक मानसिकता में बहुत बड़ी हताशा आप निकल जाते हो जी करके, अगर वो अंदर संबल है तो। मेरा अपना संबल था और है और उम्मीद करता हूं जिंदगी भर रहेगा, मेरी अपनी गुरु में और मेरी भगवान में आस्था। आदमियों की बनाई इस दुनिया में वैसे भी, आई रिमेंबर वन टाइम आई वॉज ट्रांसफर्ड आउट फ्रॉम मथुरा ऑन पेपर and I went back to my guru and told him, he used to live in Mathura, I was SP Mathura that time. मैंने कहा आपने कहा था मेरा तबादला नहीं हो, मेरा तबादला हो गया। किसने किया तबादला? मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वो कैसे तबादला कर देगा, वो तो आदमी है। मैंने कहा हाँ है तो आदमी, लेकिन कर दिया। तो बोले फिर तुम्हें जितना सिखाया पढ़ाया सब बेकार हो गया। मैं वाइफ से कह के गया था कि सामान पैक करो फिर चलना है, मैं लौट के आया, अगले दिन तबादला कैंसिल हो गया। आई वुड से माई फेथ वॉज रीइंफोर्स्ड एंड माई फेथ हैज बीन रीइंफोर्स्ड ऑल दीज 67 years ऑफ माई लाइफ, कि अगर आप राइट ट्रैक पे हो, आप जमीर के साथ जुड़े हुए हो, आप सारी जिंदगी के अपने निर्णय सिर्फ अपने दिमाग से नहीं करते। दिमाग जरूरी है, बड़ी अच्छी चीज है, सारे बोझ उस पर मत डाल देना। जो अभी रूपल ने कहा ना, काइंडनेस व्हाट गजब की चीज है। अगर ये सब आप साथ में वैल्यूज लेके चल रहे हो तो आपको राहत देने वाले मिल ही जाते हैं, और अगर तत्काल कोई उपलब्ध नहीं है तो कहीं इंतजार कर रहे होंगे। डोंट लूज फेथ एट ऑल, नॉट इन हिम एवर। थैंक यू वेरी मच। Sir, I have a question. कहाँ? I'll come to you definitely. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Surbhi. Surbhi. I would like to ask a question to you about the corruption in the Indian police. So I had come across a survey by the Center for Media Studies about last year that estimated the corruption in the Indian police to around 6,000 crore rupees.
And it was a survey across 20 states that said that 1/3 of the households surveyed committed to having bribed a police officer. So it's a problem that seems to be so rampant across the country. And I would like to ask you, as someone who has worked so closely, worked within the system, what according to you could be probable solutions to this issue? You can't have an island, Surabhi. You can't have an island in society. All other departments are corrupt and police department would be honest. Is that possible? It's not possible. And corruption is a major problem in our society, that's a fact. But if you just take out one department and but one set of individuals and point fingers, it'll do you no good, really. Generally, no, I actually wish to communicate this to you. When I joined the Indian Police Services in 1977, 1976 examination, मुझे लगता था कि मैं अगर IPS में आ गया तो मैं ये करूंगा और ये कर दूंगा। 35 साल बिताए, मैंने कोशिश भी की। अगर डिपार्टमेंट यहाँ था जब मैंने ज्वाइन किया, जब मैंने छोड़ा तो यहाँ आ गया, मैं और मेरे जैसे तमाम और लोगों की कोशिशों के बावजूद नहीं। लेकिन मैं इससे निराश नहीं हूं। सच बात यह है कि मैं आपकी आंखों में, आपके दिलों में उम्मीदें देखता हूं। इतने आप यहां बैठे हो ना, आप अगर गारंटी करो कि आप सब ईमानदारी की जिंदगी जियोगे प्रोफेशनली, कल से चीजें बदल जाएंगी। दिक्कत यह है कि हम एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, अपने घरों में ईमानदार नहीं रह पाते, तो फिर कोई और कैसे हो जाएगा। एंड फाइनली सुरभि, द बिगिनिंग हैज टू बी मेड बाय यू, नोबडी एल्स। मैं बेईमानी अगर थोड़ी भी मैंने 1 रुपए की भी की हो अपनी नौकरी में, तो किस मुंह से यहाँ ईमानदारी की बात करूंगा, उसका मतलब क्या बनता है। तो ईमानदारी दरअसल उंगली उठाने की चीज नहीं है, जीने की चीज है। और अगर हम तय करें कि हमें वो जिंदगी जीनी है, तभी फर्क पड़ेगा, सिर्फ तभी। Anybody else? Kind of consequences that come to you. Keeping that in mind, do you believe in the state of the nation that we are living in today, do you believe or do you not believe that it is all right for a person to take on to maybe a softer stance in certain situations as opposed to a hardline stance throughout the fight? I mean, just in order to be a part of that fight and not to be flung out by people who are monopolizing that kind of superstructure in general. One is absolutely entitled to take a softer stance. But why? Is it for personal gains? Or is it out of the kindness that Upasika said? अगर आप उस kindness की वजह से soft हो रहे हो, very good. और अगर आप soft हो रहे हो personal gains के लिए, I'll not say it's good. It can't be good. और वो जो आपकी पर्सनल सॉफ्टनेस है वो परसीव की जाएगी, इवेल्युएट की जाएगी, माइंड यू रिकॉर्ड की जाएगी माइंड्स में, और ओके, और आप बार बार झुकाए जाओगे, एक बार नहीं। और आज इतना झुके थे, कल इतना, परसों इतना, जब तक आप टूट के बिखर ना जाओ। तो आपको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो सॉफ्टनेस जो है उसका इस्तेमाल आप किस लिए करना चाहते हो। अपने सबऑर्डिनेट को बचाने को करना चाहते हो, कभी थोड़ा चलेगा, लेकिन बेईमानी करने को करना चाहते हो, प्रमोशन पाने को करना चाहते हो, एक अच्छी पोस्टिंग के लिए चाहते हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। The difference, the distinction has to be there. Anybody else? I'll come to you. सर, आपने बोला था कि जैसे there are 2 kinds of laws. One is made by God and one is, well, the law of the country. And sometimes we must follow what our heart says. But sir, what I want to ask you is that don't you believe that if everyone, especially people in positions of power, started doing what their heart said, then it would lead to a bunch of self-proclaimed righteous men causing anarchy and saying they did it for the country. For instance, sir, जैसे we know about things like encounters, कि sometimes notorious criminals are killed, and it's a rare phenomenon, I agree with it. But don't you believe that what one person would feel, that if person A feels that person X is a notorious guy,
he doesn't deserve life. Person B might feel that no, he is not at all a notorious guy. Perception differs from person to person. So if everyone started to do, especially in positions of power, what their heart said, and not follow a laid down procedure, then don't you feel that it would not cause a lot of organized progress? What's your good name, please? Sir, my good name is Shamantak. Shamantak. Shamal. Shamantak. Shamanta. Yes, sir. शामंता, अभी भी आज भी न सिर्फ अपने देश में, दुनिया में जिसको डिस्क्रिशन कहते हैं ना, वो काम करता है। और एक डिस्क्रिशन की आपको एक उसका स्पेक्ट्रम भी होता है हर जगह, और आप उसका इस्तेमाल भी करते हो। अगर उस डिस्क्रिशन का इस्तेमाल आप अपने हार्ट से, काइंडनेस से करते हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आएगी। अच्छा मुझे बताओ, आप एक छोटी बच्ची 7 साल की या 6 साल की, उसका बाप जुआ खेलता है, जीप में डाल के ले जाया जा रहा है और वो रोती दौड़ती आती है, उसकी माँ भी नहीं है, कितने यहां होंगे जो कहेंगे इसको बंद करो? सर, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि जब कोई कुछ हार्ट से करता है, he might not always know whether it's right or wrong. For instance, जब कसब आया था मुंबई बॉम्ब करने, उसको लगा था वो जिहाद कर रहा है, वो भगवान के लिए कर रहा है, वो देश के लिए कर रहा है। You don't give him the benefit of heart. Exactly, sir. Sir, that is exactly my point. No, there is no heart there at all. There is no heart there at all. Frankly speaking, आप heart को undermine मत करो, शामंता। Heart जो बड़ी गजब की चीज है, सारे इमोशंस दुनिया के, जो वो हार्ट वो है, जो सबके जितने बैठे सबकी माँ ने पाल को उसके बड़ा किया हार्ट से, दिल, दिमाग से नहीं, हार्ट से। सारी सृष्टि संसार चलता है दिल से, वो दिल से जो माता पिता भाई में सारे रिश्ते दिल से। दिमाग अच्छी चीज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार्ट को छोड़ दो। और अगर आप खाली दिमाग को फॉलो करोगे तो हम ये संसार बना लेंगे रोबोट्स का, जो ठीक नहीं है। उसमें थोड़ा दिल रहने दो, मेरी अपनी सोच ऐसा है, उसमें थोड़ा दिल रहने दो, और दिल कभी गलत नहीं बोलता। अगर हम एक पेज पे है तो अगर गलत बोल रहा है तो दिल नहीं है, फिर कुछ और आ गया, उसमें बेईमानी आ गई, कोई और बात आ गई। दिल कैसे गलत बोल देगा? जो चीज सही है वो सही है, वो दिल में आनी चाहिए, एक ह्यूमन हार्ट में। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर मॉन्स्टर का हार्ट बैठा हुआ तो गड़बड़ी हो जाएगी। कसब को डोंट सैंक्शन इन हार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। जी नमस्ते। आप बताइए कि हमेशा दिल से सोचना, मोस्टली सेम क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसा समय होता है कि दिमाग से सोचना पड़ेगा। भारत की राजनीति, चाणक्य नीति बोलते हैं कि अगर देश को बचाना हो तो एक गांव को त्याग करना पड़ेगा, गांव को बचाना हो तो परिवार को त्याग करना पड़ेगा, अच्छा शिष्टों को रक्षा करना हो तो दुष्टों को शिक्षा देना पड़ेगा। इसका बारे में आपका क्या है? जो वो जहां ये बात थी वहां ये बात भी थी कि अगर एक व्यक्ति अपराध करता है तो सारा परिवार दंडित होगा, और ये बात भी थी कि अगर एक व्यक्ति गड़बड़ी करता है तो सारा गांव दंडित होगा, और एक व्यक्ति गड़बड़ी करता है तो सारा नगर दंडित होगा, और एक व्यक्ति गड़बड़ी करता है सारा देश दंडित होगा। अलग अलग निकाल के आप बात करोगे तो बात बिखर जाएगी। अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है तब तो चलेगा, जो बात चाणक्य की आप करते हो शास्त्रों की। अभी दिक्कत यह है कि जो आदमी गड़बड़ी कर रहा वही दंडित नहीं हो रहा। परिवार की बात क्या की जाए और बाकियों की बात क्या की जाए। लेकिन बेसिक बात यह है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ी अच्छी चीज, प्रोवाइडेड दैट कि उसका एहसास किया जाए। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एहसास करने की चीज है, न कि कानून की किताबों में उतारने की। मेरे बच्चे ने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूं, मेरे भाई ने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूं, वो किताबों से नहीं आता, वो एहसास से आता है। फिर बात घूम के दिल पे जाती। एनीबडी एल्स? आई विल कम टू यू। बाद में पता चलता है कि जिसको हमने एड प्रोवाइड किया उसको हमने उसकी इंडिपेंडेंस
ये तो आपको तय करना पड़ेगा, ठीक से दिमाग लगाना पड़ेगा यहां। वो इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, कहीं ये गलतफहमी न हो जाए कि दिमाग बेकार की चीज है, बड़ी गजब की चीज है। ऊपर वाले ने अगर दिमाग को खराब समझा होता तो खाली दिल दे दिया होता। नहीं, वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप अगर किसी को डोनेशन देके उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो तो रुको, सोचो, और सबसे बड़ी बात मोटिवेट करो। वरना ये बात, मैं जबलपुर में रहा 5 साल, अपने घर की छत पे 70-72 पास के बच्चों को पढ़ाता था रोज शाम को 1.5-2 घंटे। तो मैंने देखा कि वो 2 टॉफी रोज देता था। कुछ बच्चे सिर्फ टॉफी लेने आते थे, पढ़ते ही नहीं थे। वो टॉफी मैंने घटा के 1 कर दी, बच्चे घट गए, और फिर ये हुआ कि अच्छा तुमने इतना काम किया तब तुम्हें टॉफी दूंगा। हमें सोचना पड़ेगा, हमें सोच समझ कर। ये देखो, बात सही है कि जो दिमाग है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना है, लेकिन दिल को छोड़ मत देना। इतनी बात कह रहा हूं। एनीबडी एल्स? Hi, this is Preetham Malakar, sir. My question is, since you have served in the police service for pretty long time, like very long time, your experience is really very varied and diverse. My question is, you also, in your tenure, you have dealt with public order and law. So my question is, can we introduce issues like factors like artificial intelligence to the functioning of law? Or should it, Can we introduce the factor of artificial intelligence to the functioning of law, or should it be as it is today? गजब हो जाएगा अगर हम कर सके तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम ला सकें, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट विल बी। बट अभी हम कहाँ हैं ये देख लो आप, कि अभी तो कंप्यूटर्स को चलाने को बिजली नहीं है, अभी उसमें फॉर्म्स की एंट्री करने के लिए टेक्नीशियंस नहीं है। तो it's a gap, it's a huge gap, and when you talk about artificial intelligence, you must be talking about the country. एक जगह कर भी लिया हमने थोड़ा बहुत, तो बाकी जगह चीजें नहीं बनेंगी उससे। कर सके तो nothing like it. Sir, one last question. After this, we will have shift to another room and just one-to-one interaction. Your presentation had one slide about saying no. Could you please explain it? Because that is one of the most important. Yeah, saying no. I wish I had more time. मैं भी रास्ते में नोमेश जी से कह रहा था कि हम अपनी जनरेशन को बहुत सी चीजें सिखा रहे हैं। जिंदगी अच्छी जीने के लिए जितना जरूरी है कि आप सबको साथ लेके चलो, उतना ही जरूरी है कि आप अपनी वैल्यूज के हिसाब से चीजों को मना कर सको। ये नहीं कर सकते। अब कैसे मना करें? कैसे मना करने में दिक्कत ये आती है कि मना करने का तरीका सही होना चाहिए। हाँ कहना आसान है, मना करना कठिन है। मना करोगे तो कोई नाराज होगा, इसलिए नो जो है, इट हैज टू बी सॉफ्ट लैंडेड। नो हैज टू बी अपराइटली, मतलब कि हमने उनका गलत काम कर दिया, आपका नहीं करेंगे। तो फिर गलती इस बात से हुई कि हमने दोनों को एक साथ एक तरीके से डील नहीं किया। मना जिस बात को करना है सबको करना, और ईमानदारी के साथ करना। सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्टली, समय लगता है। एक आदमी आए मेरे पास, एक नेताजी आए कि ये कर दीजिए, ये तो नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करिएगा, माफ कीजिए, बैठिए, चाय पीजिए, ये नहीं हो पाएगा। वो अगर सीधे काम करना होता तो 1 मिनट में होता, नहीं करने में 10 मिनट लगेगा। तो आपको नहीं करने का सलीका, नहीं को हथियार नहीं बनाओ। पुलिस वाले खास तौर से, आपने जाके एक बात की, वो कहे आप फालतू की बात करते हैं, बाहर निकालो इसको यहां से, ये भी तो नहीं है ना, ये पागलपन है। आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप अपनी जिंदगी और नौकरी या काम या कारोबार में ये नो को हथियार की तरह से इस्तेमाल, बड़ा मजा देता है नो। ईगो के लिए बड़ी जबरदस्त ट्रिप है नो। कोई आता है पूछता है नहीं हो सकता, तो कितना मजे की बात है। नो, डोंट यूज इट एज अ वेपन। नो कहना है ईमानदारी, विनम्रता, शिष्टता के साथ आप उसको करो। एक लास्ट क्वेश्चन। यस सर, आपने इतनी साल भारतीय पुलिस सेवा में बिताई है, और कई लोग हैं जो अखिल भारतीय सेवा देंगे भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सर, मैं अखबार पढ़ रहा था, इसमें डीजीपी सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस जो है
वो ब्रिटिश पुलिस से भी बदतर है। सर मैं चाहूँगा कि आप इतने साल पुलिस में गुजारने के बाद कुछ एक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, जो संस्थानिक परिवर्तन या सुझाव जो आपने कोशिश भी की होगी या आप चाहते हैं कि वो क्या हो सकते हो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो आपके जहन में या आपके अनुसार से एक आध, जिससे कि हमारी पुलिस प्रो पब्लिक बन सके, थोड़ी ह्यूमन बन सके, जो कि एक जरूरत है इंडिपेंडेंट भारत में। समय कम बचा, आप थोड़ा बता सके। नाम क्या? पारस रत्न। पारस सुल्खान मेरे आज के सबसे अच्छे दोस्त हैं। पिछले जब से वो नौकरी में आए, मुझसे 2-3 साल बाद के हैं, और उन्होंने बैठ करके बरसों ये चीजें डिस्कस की, डेलिब्रेट की। दिक्कत यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस के पास है ही नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस वाला हेड ही नहीं करता। तो फिर आप मुझे बना भी दो आप डीजीपी और मेरे इख्तियारात ले जाओ कहीं और। सुल्खान सिंह के पास भी नहीं थे, रिटायर हो गए। तो जहां इख्तियारात हैं वहीं पे कर्तव्य होना चाहिए। पर अथॉरिटी है उसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, सारे इख्तियारात लेके बैठ गया, तो फिर क्या होगा? आप जो कह रहे हो वो हम कागज पे सब बना देंगे, लागू आप कराओगे? मेरा समय तो बीत गया, आपका शुरू होता है। मेरी गुजारिश ये है कि हमसे उम्मीद अब मत करो। मैं आपसे बातें कर सकता हूं जितनी मेरे पास दमखम मेरा जिंदगी का बचा लगाऊंगा भी, लेकिन अगर चीजों को ठीक होना है, आपकी जनरेशन को, आप सबको जगना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। रास्ता कहोगे, जितना हमारे अनुभव में है आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।